वागेश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज का पाठ पद परिचय से क्रियापद पर आधारित है। आज हम अध्ययन करेंगे क्रियापद और क्रियापद परिचय का। क्रियापद जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं क्रिया शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है वह क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, होना, करना, लेना, देना आदि, ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। हिंदी में होना क्रिया का वर्तमान कालिक रूप है हैं, हूँ, और होना क्रिया का ही भूतकालिक रूप है था, थे, थी। जैसे यह किताब है, यहाँ पर होना क्रिया का वर्तमान कालिक रूप है का प्रयोग हुआ है। किताब मेज पर थी, और इस वाक्य में होना क्रिया का भूतकालिक रूप प्रयोग हुआ है जो है थी। वस्तुतः होना क्रिया वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था, दशा आदि की सूचना देती है, अतः इसे अस्तित्ववाची क्रिया भी कहते हैं। जो किसी व्यक्ति और वस्तु की स्थिति की सूचना दे, उसके अस्तित्व की सूचना दे, उसके होने की सूचना दे, इसीलिए इसको अस्तित्ववाची क्रिया कहा जाता है, क्योंकि होना क्रिया इन सभी की सूचना देती है, वस्तु और व्यक्ति की दशा, स्थिति और अवस्था की, इसीलिए इसे अस्तित्ववाची क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं किसी न किसी कार्य की ओर संकेत करती हैं उन्हें कार्यकलाप बोधक क्रिया कहते हैं। जो कार्य की ओर संकेत करती हैं वह कार्यकलाप बोधक क्रियाएं कहलाती हैं, और जो क्रिया अस्तित्व की सूचना देती हैं वह अस्तित्ववाची क्रिया कहलाती है, जिसमें होना क्रिया अस्तित्ववाची क्रिया है। कार्यकलाप बोधक क्रियाएं हैं चलना, फिरना, आना, जाना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये इसी वर्ग में आने वाली क्रियाएं हैं। कार्यकलाप बोधक क्रियाएं। कार्यकलाप बोधक क्रियाओं के दो भेद हैं। पहला मूल क्रियाएं और दूसरा व्युत्पन्न क्रियाएं। मूल क्रियाओं के अंतर्गत हम अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की बात करते हैं, और सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। वहीं दूसरी ओर व्युत्पन्न क्रियाएं, संयुक्त व्युत्पन्न क्रियाएं, सामासिक क्रियाएं, नामिक क्रियाएं, मिश्र क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाएं, ये सभी व्युत्पन्न क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। और प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक। क्रियाओं के भेदों का संक्षिप्त विवरण। सबसे प्रथम है मूल क्रियाएं। कार्यकलाप बोधक क्रियाओं के अंतर्गत दो भेद बताए मैंने, और प्रथम जो भेद है वो है मूल क्रियाएं। और मूल क्रियाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले अकर्मक क्रिया को देखेंगे। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती अकर्मक कहलाती है। जैसे वह सो रही है, बच्चा घर गया। और सकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पिताजी ने खाना बनाया, माँ ने मिठाई बनाई। सकर्मक क्रिया के दो भेद, या ये कहिए कि सकर्मक क्रिया के दो उपभेद हैं। पहला एकर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया जो सकर्मक क्रिया केवल एक ही कर्म, चाहे वह प्रत्यक्ष कर्म है चाहे वह अप्रत्यक्ष कर्म है, की अपेक्षा करती है, एकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने क्रिकेट खेला, पिताजी ने मुझको बुलाया। और दूसरी ओर जो सकर्मक क्रियाएं दो कर्मों, चाहे वह प्रत्यक्ष कर्म हो
चाहे वह अप्रत्यक्ष कर्म हो, की अपेक्षा करती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, माँ ने बच्चों को मिठाई दी। ये दोनों प्रकार की क्रियाएं मूल क्रिया के अंतर्गत आती है। अकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान नहीं होता और सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, इसीलिए वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न क्रियाओं की। व्युत्पन्न क्रियाएं क्या होती हैं? जो क्रियाएं मूल क्रियाओं तथा अन्य क्रियाओं या अन्य वर्ग के शब्दों के साथ मिलकर व्युत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात जो क्रियाएं मूल क्रियाओं के साथ, अन्य क्रियाओं के साथ या अन्य वर्ग के शब्दों के साथ मिलकर व्युत्पन्न की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न क्रियाएं कहते हैं। और इनके भेद हैं। सबसे पहले संयुक्त क्रिया की बात करेंगे। संयुक्त क्रिया ये दो मूल क्रियाओं के संयोग से बनती है। दो मूल क्रियाएं होती हैं इसमें, उसी के संयोग से संयुक्त क्रिया बनती है। और संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया ही क्रियापद के मुख्य अर्थ को बताती हैं। पहली क्रिया क्रियापद के मुख्य अर्थ को बताती हैं, अतः इसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जो क्रिया संयुक्त क्रिया की जो क्रिया पहली क्रिया है और क्रियापद के मुख्य अर्थ को बता रही है, वह कौन सी क्रिया कहलाती है? मुख्य क्रिया। जबकि संयुक्त क्रिया की दूसरी क्रिया अपना अर्थ छोड़ देती है तथा मुख्य क्रिया के अर्थ में रंग भरने का काम करती है, उसे रोचक बनाती है, उसे रंजक बनाती है और एक ही मुख्य क्रिया से बना संयुक्त क्रियाओं के अर्थों में अंतर ला देती है। मतलब जो एक ही मुख्य क्रिया से बना संयुक्त क्रियाओं का अर्थ है उसमें अंतर ला देती है, उसमें रोचकता बढ़ा देती है, उसमें रंजकता ला देती है। इसीलिए दूसरी क्रिया को हम रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की चल दी, लड़की चल निकली, लड़की चल पड़ी, राधा चल दी, राधा चल निकली, राधा चल पड़ी। तो यहाँ पर आपने देखा कि तीनों संयुक्त क्रियाओं में चलना मुख्य क्रिया है। 6 वाक्य मैंने बताए, एक जगह मैंने लड़की का प्रयोग किया और एक जगह मैंने राधा का प्रयोग किया कि लड़की चल दी, लड़की चल निकली, लड़की चल पड़ी, राधा चल दी, राधा चल निकली, राधा चल पड़ी। तो इन उदाहरणों में तीनों संयुक्त क्रियाओं में चलना मुख्य क्रिया है तथा तीनों का मोटा मोटा अर्थ चलना ही है। चल दी, चल निकली, चल पड़ी में चलना ही मुख्य अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो तीनों के अर्थ में जो सूक्ष्म अंतर है वह देना, निकलना, पढ़ना रंजक क्रियाओं के कारण है। जैसे दी, निकली और पड़ी, ये तीन जो आप वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं, इनके कारण जो सूक्ष्म अंतर दिखाई दे रहा है, देना, निकलना, पढ़ना रंजक क्रियाओं के कारण है। दूसरी है सामासिक क्रिया। सामासिक क्रिया दो मूल क्रियाओं के द्वंद्व समास से बनती है, तभी इसे तो सामासिक कहा गया है क्योंकि द्वंद्व समास से बन रही है तथा इनकी दोनों क्रियाएं अपना अपना अर्थ बनाए रखती हैं। जैसा कि आपको पता है द्वंद्व समास में दोनों ही शब्दों का जो अर्थ होता है वो दोनों ही समान रूप से होता है। जो समासिक क्रिया में द्वंद्व समास में दोनों जो शब्द हैं वो समान जो है वो अस्तित्व रखते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, लेना देना, इस तरह से ये जो द्वंद्व समासिक शब्द हैं ये समासिक क्रिया के उदाहरण हैं। आगे मैं उदाहरण देती हूँ आपको वाक्य के अंतर्गत। मैं चल फिर नहीं सकता। चल फिर समासिक क्रिया है और दोनों शब्दों का अस्तित्व समान है, दोनों शब्द समान रूप से अर्थ रखते हैं। वह उठ बैठ सकती है।
बच्चा अब लिख पढ़ सकता है। तीसरी क्रिया है व्युत्पन्न क्रियाओं में नामिक क्रिया। नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया नामिक क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया नामिक क्रिया कहलाती है। जैसे जुटलाना, तड़पाना, गरमाना आदि। अगर हम उदाहरण देखें तो उसे मत तड़पाओ, तुमने मेरी बात क्यों झुटलाई, वह सुबह से गपिया रही है। चौथी क्रिया आती है व्युत्पन्न क्रिया की मिश्र क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ध्यान से सुनिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण में क्रियापद जोड़कर बनाई गई क्रियाएं मिश्र क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया विशेषण में क्रियापद जोड़ने के बाद जो क्रियाएं बनती हैं वह मिश्र क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्यास लगना, भूख लगना, नींद लगना, अच्छा लगना, बुरा लगना, अंदर करना आदि। इन सब शब्दों में, चाहे वह सर्वनाम है, चाहे वह संज्ञा शब्द है, चाहे वह विशेषण है, चाहे वह क्रिया विशेषण है, सबके साथ हमने क्रियाओं का प्रयोग किया है। और जब इन सभी शब्दों के साथ क्रियापद जोड़ दिए जाते हैं तो वह मिश्र क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, मुझे बहुत भूख लगी है, वह बच्चों से बहुत प्यार करती है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। पांचवी क्रिया व्युत्पन्न क्रिया। पांचवी व्युत्पन्न क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया है जो एक संज्ञा द्वारा दूसरी संज्ञा को प्रेरित किए जाने से संचालित होती है। मतलब एक संज्ञा के द्वारा दूसरी संज्ञा को प्रेरित किया जाता है और उसी से वह संचालित होती है। हिंदी में दो तरह की प्रेरणार्थक क्रियाएं मिलती हैं। पहली प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल क्रिया के मध्य में प्रत्यय जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक तथा वा प्रत्यय जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और वा प्रत्यय जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण देखिए, चलना एक शब्द है, चलना क्रिया शब्द है। हमने प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाई चलाना। उठना क्रिया शब्द है, उठाना। खिलना क्रिया शब्द है, खिलाना। दिखना क्रिया शब्द है, दिखाना आदि। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया चलाना, उठाना, खिलाना, दिखाना आदि। अर्थात आपने यहाँ देखा कि मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय जोड़ दिया गया है जिससे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण हुआ और दूसरी तरफ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे चलवाना, उठवाना, खिलवाना, दिखवाना आदि। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में मूल क्रिया के मध्य में वा प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण हो गया है। उदाहरण आपके समक्ष प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य से संबंधित इस प्रकार है। माँ ने बच्चे को सुलाया, नौकर ने सबको खाना खिलाया। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का इस प्रकार है, वह नौकर से काम करवा रहा है। माँ आया से बच्चे को खाना खिलवा रही है। तो इसमें एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा
के द्वारा काम करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। छठी जो व्युत्पन्न क्रिया है वह है व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया। ये क्रियाएं देखने में अकर्मक क्रिया की तरह होती है, परंतु ये सकर्मक क्रियाओं से व्युत्पन्न की जाती है और इनकी पहचान है कि इनके वाक्यों में लौकिक कर्ता नहीं होता, केवल व्याकरणिक कर्ता होता है। ये ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया की तरह होती हैं, दिखती हैं, परंतु ये सकर्मक क्रियाओं से व्युत्पन्न की जाती हैं और इनकी पहचान है कि इनके वाक्यों में लौकिक कर्ता नहीं होता, केवल व्याकरणिक कर्ता होता है। जैसे हवा चल रही है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, पेड़ कट गया, खाना बन गया आदि। क्रियाओं के भेदों के बाद प्रश्न उठता है कि हम पद परिचय करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे या क्रियापद का परिचय देते समय किन व्याकरणिक कोटियों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्रिया की व्याकरणिक कोटियाँ आपको पता होनी चाहिए कि आप जो पद परिचय कर रहे हैं क्रिया का, उसकी व्याकरणिक कोटियाँ क्या हैं, उसको किस आधार पे हम विकृत करेंगे, मतलब क्रिया को विकृत करने वाली प्रमुख व्याकरणिक कोटियाँ कौन सी हैं। काल, पक्ष, वृत्ति और वाच्य। मुख्य रूप से जो विकृत करने वाली प्रमुख व्याकरणिक कोटियाँ हैं वह हैं काल, पक्ष, वृत्ति और वाच्य। और जब हम क्रियापद का पद परिचय करते हैं तो जब पद परिचय करते समय हम कुछ आवश्यक पहलुओं की भी जानकारी देनी अपेक्षित होती है, जो है हमें सबसे पहले अकर्मक और सकर्मक क्रिया की जानकारी देनी होती है। अगर उस वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल की सूचना दी गई है तो लिंग की भी सूचना देनी है हमें, वचन की भी, पुरुष की भी और धातु की भी, जो क्रिया शब्द प्रयोग हुआ है वो किस धातु से संबंधित है, काल की सूचना देनी होती है, वाच्य की और प्रयोग की, कर्ता और कर्म का संकेत भी जरूरी है। तो इन सब व्याकरणिक कोटियों को हमें पद परिचय करते समय ध्यान देना है और जिस भी प्रकार से हमारे सामने पद प्रस्तुत हुआ है वाक्य में हमें उसका परिचय देना है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली व्याकरणिक कोटि की, काल। हिंदी में 3 काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और वर्तमान काल के चिन्ह है, हैं, हूँ, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो वाक्य है वो वर्तमान काल से संबंधित है। जैसे वह घर जाता है, उसने काम कर लिया है, वह कल दिल्ली जा रहा है, वह पत्र लिख रहा है, माँ ने खाना बना लिया है। तो हर वाक्य में आपने देखा कि अंत में है का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल हम समझ जाते हैं कि ये वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है। दूसरी तरफ भूतकाल के जो चिन्ह हैं वो है आ, ई, ए तथा था, थे, थी। जैसे उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बच्चा घर गया, वह खाना बना रही थी, वह घर आ गई, उसने खाना खा लिया था। यहाँ भूतकाल की बात हो रही है, क्योंकि भूतकाल के चिन्हों की जब बात करें तो सभी वाक्यों में भूतकाल के चिन्ह प्रदर्शित हो रहे हैं, तो हम बहुत आसानी से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि यह वाक्य जो है भूतकाल से संबंधित है और इसमें जो क्रिया का संबंध है वो भूतकाल से है। तीसरे काल की हम बात करते हैं भविष्यत काल, और भविष्यत काल के चिन्ह है गा, गे, गी, बहुवचन में गी आ जाता है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वह खाना नहीं खाएगा, बच्चे फिल्म देखेंगे। तो यहाँ जितने भी वाक्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उन वाक्यों में क्रिया के साथ गा, गे, गी का प्रयोग हुआ है, तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये भविष्य
काल से संबंधित वाक्य है या भविष्य काल में हमारी क्रिया को दर्शाया गया है। तो पद परिचय देते समय काल की सूचना हमें देनी होती है पद परिचय करते समय क्रिया का। क्रिया की व्याकरणिक कोटियों में दूसरा है पक्ष। पक्ष के प्रत्ययों से यह पता चलता है कि क्रिया किस प्रकार घटित हो रही है या क्रिया किस प्रकार से घटित हुई है। हिंदी में 4 पक्ष मिलते हैं। पहला आवृत्ति मूलक पक्ष, प्रत्यय है त, सातत्य बोधक पक्ष, प्रत्यय रह, पूर्ण पक्ष, प्रत्यय शून्य और स्थित्यात्मक पक्ष, प्रत्यय शून्य। जब हम बात करते हैं आवृत्ति मूलक पक्ष की, तो आवृत्ति मूलक पक्ष से यह पता चलता है कि क्रिया बार बार होती है या क्रिया की आवृत्ति होती है। तो प्रत्यय है इसका त। आवृत्ति मूलक पक्ष के वाक्य वर्तमान काल और भूतकाल, जैसे मैंने अभी बताया, दोनों में हो सकते हैं। और इस पक्ष की पहचान है कि क्रियापद बंध में त प्रत्यय लगा होता है। जैसे वर्तमान काल आवृत्ति मूलक पक्ष की बात करें तो बच्चा घर जाता है, सूरज रोज निकलता है, माँ खाना बनाती है। अब देखिए यहाँ त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और होना क्रिया है, होना क्रिया का वर्तमान कालिक रूप है। और भूतकाल में आवृत्ति मूलक पक्ष है बच्चा घर जाता था, सूरज रोज निकलता था। तो यहाँ जो होना क्रिया का जो है भूतकालिक रूप है और उसके साथ ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मतलब आवृत्ति मूलक पक्ष है भूतकाल में। सातत्य बोधक पक्ष की बात करते हैं तो सातत्य शब्द सतत से बना है जिसका अर्थ है लगातार। तो जो क्रिया लगातार होने की सूचना देती है वह सातत्य बोधक पक्ष होता है। हिंदी में सतत्यता की सूचना के लिए रह प्रत्यय लगता है तथा ये भी वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों में ही हो सकता है। और वर्तमान काल सतत्य बोधक पक्ष है लड़की खाना बना रही है, और भूतकाल सतत्य बोधक पक्ष है लड़की खाना बना रही थी, रही थी, रही थी या रहा था, रहे थे, था थे थी आता है, भूतकाल को प्रदर्शित करता है होना क्रिया का रूप, और उसके साथ रही या रहा या रहे का प्रयोग हो जाता है, रहे प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। इसी में तीसरा जो पक्ष है वो है पूर्ण पक्ष। पक्ष के अंतर्गत जो तीसरा पक्ष है वो है पूर्ण पक्ष। तो जिन वाक्यों में क्रिया के रूप से यह पता चले कि समय की दृष्टि से कार्य पूरा हो चुका है वहाँ पूर्ण पक्ष होता है। इसके लिए कोई प्रत्यय नहीं लगता, शून्य प्रत्यय होता है, यहाँ कोई प्रत्यय नहीं प्रदर्शित होता, नहीं लगता। तथा यह भी वर्तमान काल और भूतकाल दोनों में ही हो सकता है। जैसे वर्तमान काल पूर्ण पक्ष की बात करें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, और भूतकाल पूर्ण पक्ष की बात करें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। पूर्ण पक्ष है, यहाँ पे पूर्ण रूप से कार्य संपन्न हो चुका है। चौथा आता है स्थित्यात्मक पक्ष। यह अस्तित्ववाची क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है तथा इसको वाक्य व्यक्त करने वाली होना क्रिया है। जो इसको व्यक्त करती है वो होना क्रिया करती है, और मैंने आपको बताया था कि होना क्रिया अस्तित्ववाची क्रिया है। तो यह अस्तित्ववाची क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है। कौन सा पक्ष? स्थित्यात्मक पक्ष। इसको व्यक्त करने वाली होना क्रिया ही होती है, क्योंकि होना क्रिया अस्तित्ववाची क्रिया कहलाती है। यह भी वर्तमान काल और भूतकाल में हो सकती है, मतलब कि यह जो स्थित्यात्मक पक्ष है वर्तमान काल में भी हो सकता है और भूतकाल में भी हो सकता है। होना क्रिया वर्तमान काल में भी लगती है और भूतकाल में भी लग सकती है। इस पक्ष से वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, दशा, अवस्था आदि की सूचना मिलती है। जिस प्रकार से मैंने पहले आपको बता दिया था कि होना जब अस्तित्ववाची क्रिया का प्रयोग होता है तो वह व्यक्ति की या वस्तु की स्थिति, दशा और अवस्था का बोध कराती है। इसका वर्तमान कालिक जो रूप है, वर्तमान स्थित्यात्मक जो पक्ष है वो है शीला अध्यापिका है, और भूतकाल स्थित्यात्मक पक्ष है शीला अध्यापिका थी। तो यहाँ पर होना और
होना जो अस्तित्ववाची क्रिया है उसका वर्तमानकालिक रूप और भूतकालिक रूप आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है उदाहरण के माध्यम से। तो इस तरह पक्ष के प्रत्यय उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो घटित होती हो रही हो या हुई हो। ध्यान दीजिएगा, पक्ष के प्रत्यय, जो पक्ष के प्रत्यय मैंने बताया तरह शून्य प्रत्यय जो लगते हैं वो उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो घटित होती हो रही हो या हुई हो। क्रिया की तीसरी व्याकरणिक कोटि है वृत्ति। हम देखते हैं कि अनेक वाक्यों में क्रिया घटित ही नहीं होती, जैसे यहीं बैठे रहो, यहाँ से जाओ, शायद बारिश आए। अब इन वाक्यों में हमें काल और पक्ष की कोई सूचना ही नहीं मिल रही, तो इन वाक्यों में केवल वक्ता की अभिवृत्ति है, उसका मूड है, उसके मूड के बारे में पता चल रहा है। वक्ता के मूड को ही हम वृत्ति कहते हैं और वृत्ति संबंधित वाक्यों में जहाँ वृत्ति पाई जाती है वहाँ काल और पक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया घटित नहीं होती वहाँ काल और पक्ष नहीं होते, वहाँ पर वृत्ति की प्रधानता होती है, वक्ता के मूड की प्रधानता होती है। और हिंदी के क्रिया पदबंध में पाई जाने वाली जो मुख्य वृत्तियाँ हैं वो 6 प्रकार की हैं। पहली आज्ञार्थक वृत्ति, दूसरी संभावनार्थक वृत्ति, तीसरी सामर्थ्य सूचक वृत्ति, चौथी बाध्यात्मक सूचक वृत्ति, पांचवी संकेतार्थक वृत्ति। वृत्ति का पहला प्रकार आज्ञार्थक वृत्ति। इस वृत्ति के वाक्यों में प्रायः आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, अनुरोध के भाव व्यक्त किए जाते हैं और इनमें जो प्रत्ययों का प्रयोग होता है वह है शून्य, ओ, इये, इयेगा तथा न। उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ इन्हीं प्रत्ययों से संबंधित। तू यहाँ बैठ, कोई प्रत्यय नहीं है, शून्य प्रत्यय। तुम यहाँ बैठो, ओ प्रत्यय। आप यहाँ पर बैठिए, ये प्रत्यय। आप यहाँ मत बैठिएगा, ये गा प्रत्यय। तुम घर जल्दी आ जाना, ना प्रत्यय। तो इस प्रकार आपने देखा आज्ञार्थक वृत्ति इन प्रत्ययों से संबंधित होती है, जहाँ पर क्रिया के साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वहाँ आज्ञार्थक वृत्ति कहलाती है। यहाँ पर काल और पक्ष की सूचना नहीं दी जाएगी क्योंकि यहाँ काल और पक्ष की कोई विवेचना ही नहीं की गई है, क्योंकि ये जो है वृत्ति संबंधित वाक्य हैं, यहाँ क्रिया घटित ही नहीं हुई है और जहाँ क्रिया घटित नहीं होती वहाँ काल और पक्ष नहीं हो सकते हैं। वहाँ जो है वक्ता के जो मूड है, मूड पर ही आधारित जो है वृत्ति होती है। तो वहाँ वृत्ति मूलक जो वाक्य होते हैं वो वक्ता के मूड पर आधारित होते हैं। तो वहाँ पहला जो हमने पढ़ा वो आज्ञार्थक वृत्ति है, जिससे संबंधित मैंने अभी आपको उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। दूसरी है संभावनार्थक वृत्ति। इन वाक्यों में कार्य के होने के प्रति संभावना व्यक्त की जाती है और इससे संबंधित प्रत्यय है ए तथा उ। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ वाक्यों से संबंधित। हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं, शायद पिताजी आज ना आए, शायद मेहमान आज ना आए, शायद गाड़ी मिल जाए, शायद वर्षा हो जाए, हो सकता है मैं दफ्तर जाऊं। तो कितने सारे मैंने आपके सामने वाक्य प्रस्तुत कर दिए जिनमें संभावनार्थक वृत्ति प्रस्तुत की गई है और जहाँ पे कार्य के होने के प्रति संभावना व्यक्त की गई है। तीसरा आता है सामर्थ्य सूचक वृत्ति। तीसरी वृत्ति है सामर्थ्य सूचक वृत्ति और इससे संबंधित जो प्रत्यय है वो है सक या पा। इस वृत्ति के अंतर्गत कार्य के किए जाने की सामर्थ्य का बोध होता है, मतलब कार्य के होने का बोध, सामर्थ्य का बोध होता है। जैसे वह चल सकती है, यहाँ सक का प्रयोग हुआ, अब वह थोड़ा थोड़ा चल पाती है, पा प्रत्यय का प्रयोग हुआ, वह खाना नहीं बना पाती, पा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो ये
सामर्थ्य सूचक वृत्ति है, जहां कार्य के किए जाने की सामर्थ्यता का बोध होता है। चौथी है बाध्यता सूचक वृत्ति। इस वृत्ति के अंतर्गत कार्य को करने की बाध्यता प्रकट होती है, जैसे पिताजी को कल मुंबई जाना है, तुम्हें यह काम तो करना पड़ेगा। अब देखिए, बाध्यात्मक सूचक जो वृत्ति है या बाध्यता सूचक जो वृत्ति है, उसके चिन्ह है ना है, ना पढ़, ना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है ना के साथ पढ़, ना चाहिए, ना है। यहाँ पढ़ना वाला पढ़ नहीं, करना पड़ेगा वाला। देना चाहिए, जाना है, जा के साथ जाना, दे के साथ देना, कर के साथ करना, है ना। तो इस प्रकार आप समझ गए वाक्य को पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत हुआ कि ये बाध्यता सूचक वृत्ति है और इस वृत्ति के अंतर्गत कार्य को करने की बाध्यता प्रकट होती है कि वो कार्य नहीं किया जा रहा, बाधा उत्पन्न होती है उसमें, कार्य में। संकेतार्थक वृत्ति, पांचवा है संकेतार्थक वृत्ति। मिश्र वाक्यों के बीच कार्य कारण के संबंध की सूचना देने वाली वृत्ति को संकेतार्थक वृत्ति कहते हैं और इसके प्रत्यय हैं आ, ई, ए। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। यदि बारिश ना आती तो हम जरूर आते, अगर ट्रेन मिल जाती तो हम यात्रा कर रहे होते। आपने देखा कि यहाँ मिश्र वाक्यों का प्रयोग हुआ है और मिश्र वाक्यों के बीच कार्य कारण के संबंध की सूचना दी जा रही है और सूचना देने वाली वृत्ति को ही संकेतार्थक वृत्ति कहते हैं, जहाँ संकेत दिए जाते हैं। मिश्र वाक्य हैं ये। छठी आती है इच्छार्थक वृत्ति और इससे क्रिया के घटित होने के प्रति इच्छा का भाव व्यक्त होता है। प्रत्यय है चाहना। चाहना प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे हम गीत सुनाना चाहते हैं, वह शादी करना चाहती है, मैं खाना बनाना चाहती हूँ। इच्छा जताई जा रही है। तो यहाँ पे हमने 6 प्रकार से वृत्तियों की जानकारी हासिल की और वो जो वृत्तियाँ हैं आज्ञार्थक, संभावनार्थक, सामर्थ्य सूचक, बाध्यता सूचक, संकेतार्थक सूचक और इच्छार्थक वृत्ति प्रस्तुत हुई है हमारे सामने वृत्ति के अंतर्गत। और वृत्ति के अंतर्गत हम इन 6 प्रकार की वृत्तियां, अगर उस पद में कोई वृत्ति दिखाई दे रही है तो आपको उस वृत्ति का वर्णन करना है, उस वृत्ति का नाम लिखना है, पद परिचय। क्रिया की व्याकरणिक कोटियों से संबंधित चौथा जो भाग है वो है वाच्य से संबंधित। जो क्रिया की चौथी व्याकरणिक कोटि है वो है वाच्य। तो एक ही बात को लगभग 2 तरह से कहने का तरीका ही वाच्य है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं वाच्य से संबंधित, और मैंने उस कक्षा में बताया था आपको कि अंग्रेजी में इसे हम वॉइस के नाम से पुकारते हैं, वॉइस कहते हैं। हिंदी में 2 वाच्य हैं, पहला कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता और महत्व दिया जाता है, मगर अकर्तृवाच्यों में, जो अकर्तृवाच्य होते हैं, उसमें कर्ता के कार्य को नकारा जाता है, निरस्त किया जाता है। और अकर्तृवाच्य के वाक्यों में यदि सकर्मक क्रिया आ रही है तो वे वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं, और यदि अकर्मक क्रिया आ रही है तो वह वाच्य या जो वह वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। और हिंदी में कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के समय हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है। पहला नियम है कर्ता के बाद से या के द्वारा या द्वारा परसक जोड़ दीजिए। दूसरा नियम क्रियापद बंध के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। और चौथा नियम है मुख्य क्रिया या धातु को भूतकालिक रूप में बदल दिया जाता है। यहाँ पे
जो मुख्य क्रिया है या धातु है उसको भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। ये कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के नियम हैं, जिसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य सम्मिलित हैं। इन दोनों को बनाते समय, इन दोनों वाक्यों को बनाते समय हम ये नियम ध्यान में रखेंगे। कर्तृवाच्य से कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। बच्चा आम खाता है, बच्चा सोता है, बच्चा नहाता है, बच्चे ने आम खाया। और अकर्तृवाच्य के कर्मवाच्य से संबंधित कुछ उदाहरण हैं जो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं। बच्चे के द्वारा आम खाया जाता है, या बच्चे के द्वारा पेड़ को काटा गया। भाववाच्य से संबंधित कुछ वाक्य जो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं वो भाववाच्य से संबंधित वाक्य होते हैं। जैसे बच्चे के द्वारा सोया गया, बच्चे से सोया गया, या बच्चे से नहीं सोया गया। तो इस प्रकार से जो वाक्य हैं भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, भाव इसमें आ रहे हैं और क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है ये और भाववाच्य से संबंधित। क्रिया की व्याकरणिक कोटियों के उपरांत हम अब चर्चा करेंगे प्रयोग या अन्विति की। अन्विति क्या है? अन्विति या प्रयोग से तात्पर्य है कि वाक्य में आने वाली किस संज्ञा के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। मतलब वो कर्ता संज्ञा के अनुसार या कर्म की संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त हुई है। तो प्रयोग या अन्वति इसी प्रकार से निर्धारित होती है। तो प्रयोग अन्वति के 3 नियम हैं, वो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। पहला नियम है, यदि कर्ता की संज्ञा के बाद परसर्ग नहीं लगा है तो क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है। जैसे लड़का मिठाई खाता है, लड़के के अनुसार संज्ञा बदल गई, मगर यहाँ आपने देखा कोई भी परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कर्ता जो है उसी के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है। जो हमारी कर्ता का संज्ञा है उसी के अनुसार क्रिया का बदलाव हुआ है। ऐसे प्रयोग को जब क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। दूसरा नियम है, यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसर्ग लगा हो, कोई भी कारक चिन्ह लगा हो, कोई भी विभक्ति चिन्ह लगा हो तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? कर्म की संज्ञा के अनुसार। जैसे लड़के ने आम खाया, तो यहाँ लड़के के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हुआ, आम खाया। और खाया जो क्रिया है वो आम के अनुसार बदली है, कर्म के अनुसार बदली है। तो जब क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है तब उस प्रयोग को कर्मणी प्रयोग कहा जाता है। और तीसरा नियम है, जब कर्ता तथा कर्म दोनों की संज्ञाओं के बाद परसर्ग लगा होता है, दोनों की संज्ञाओं के बाद, कर्ता की भी और कर्म की भी, तब क्रिया किसी भी संज्ञा के अनुसार नहीं बदलती तथा तटस्थ हो जाती है। क्रिया का तटस्थ रूप है अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, भूतकाल में। मतलब क्रिया इन रूपों में विद्यमान रहेगी, अन्य पुरुष में, पुल्लिंग में, एक वचन और भूतकाल में। जैसे लड़के ने रोटी। क्रिया से संबंधित पद परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, यहाँ पर मर मिटेंगे में अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, भविष्यत काल, उत्तम पुरुष, अपूर्ण पक्ष की जानकारी दे रहा है, कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है और हम कर्ता की क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, वह किसे देखता है। इस वाक्य में देखता है क्रियापद है, सकर्मक क्रिया है ये, कर्तृवाच्य, पुल्लिंग एक वचन, सामान्य वर्तमान काल है, कर्ता वह के अनुसार और कर्तरी प्रयोग है। तो ये 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसी के साथ क्रिया से संबंधित पद परिचय समाप्त होता है। अगली कक्षा में मिलेंगे अभिकारी पदों के साथ और उनके पद परिचय के साथ। धन्यवाद।